अखाड़ा में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस करते हैं। कई मोर्चों पर मजबूत यूक्रेन की सेना अब रूस के सामने फिर एक बार कमजोर दिख रही है। लगातार हो रहे हमले जेलेंस्की के जवानों का जोश खत्म कर रहे हैं। ऐसे में अब जेलेंस्की के जाबाज क्लस्टर बम की मांग कर रहे हैं। वही क्लस्टर जिसे 120 से ज्यादा देशों में बैन किया गया है और जो तबाही का दूसरा नाम कहलाता है। जेलेंस्की चाहते हैं क्लस्टर बम। बखमूत में जेलेंस्की को जो चोट पुतिन ने दी है वो शायद अब तक की सबसे घातक चोट थी। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूसी बारूद ने अपना नाम लिख दिया है। पुतिन के इन प्रलंकारी हमलों से बचने के लिए जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से विध्वंसक हथियार मिलने के बाद अब यूक्रेन क्लस्टर बम की मांग कर रहा है ताकि जंग के मैदान में रूस के खिलाफ दम दिखाया जा सके। अमेरिकी सांसदों ने दावा किया है कि लगातार मिल रहे बारूद के बाद अब जेलेंस्की के जाबाजों ने अपनी मांग का दायरा भी बढ़ा दिया है। यूक्रेन की सेना क्लस्टर बम चाहती है जो रूस के हमलों के सामने उनका कवच बन सके। क्लस्टर बम जो किसी बड़े इलाके पर त्राहिमाम मचाने के लिए तैयार किए गए हैं। क्लस्टर बम जिसके बारे में सुनकर बड़े से बड़े सूरमा घबरा जाते हैं, जो विध्वंस फैलाने के लिए जाने जाते हैं। क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक गुच्छा होता है। इस बम को लड़ाकू विमानों की मदद से गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है, जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां बड़े इलाके में तबाही मच जाती है। क्लस्टर बम की इसी तबाही के चलते 120 से ज्यादा देशों ने इसे अवैध मानते हुए बैन कर दिया है। लेकिन जेलेंस्की के जवान इसके भरोसे बैठे हैं ताकि रूस की जमीन से उठने वाली हर शय को निशाना बनाया जा सके। महायुद्ध में पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वहीं यूक्रेन के साथी देश उसकी मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है, हथियार भेजकर, रसद भेजकर, मेडिकल सपोर्ट भेजकर। तो वहीं अन्य नेटो देश सैन्य शक्तियों को और बढ़ा रहे हैं, जेलेंस्की के बारूदी गोदाम को मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इससे पहले भी अमेरिका से 155 mm क्लस्टर बम की सप्लाई करने की मांग की थी, जिससे बाइडेन ने किनारा कर लिया। महायुद्ध में रूस के सामने खड़ा यूक्रेन कमजोर नहीं दिखना चाहता है। अमेरिका से मिले हथियार जंग में जोश भर रहे हैं। ब्रिटेन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम सेना के हौसले बुलंद किए हैं। रूस के पास मौजूद मिसाइल बारूदी बवंडर उठाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में जेलेंस्की आसमान से जमीन तक खुद को मजबूत करने के लिए दोस्तों के दर पर पहुंच रहे हैं और नए नए हथियारों की मांग कर रहे हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स 120 देशों में बैन है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता और कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रूस लगातार क्लस्टर बमों का प्रयोग करता रहा है। आंकड़े बताते हैं कि रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही क्लस्टर बम दागने शुरू कर दिए थे। 2 मार्च 2022 को पहली बार रूस ने क्लस्टर बम का प्रयोग किया था। इस हमले में 3 की मौत हुई थी और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 4 जून फिर अगला डेट 4 जून मिकोलाइव में क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया था रूस ने। हमले में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी और 41 लोग जख्मी हुए थे। फिर अगला जो यूज किया गया वो 12 जून 2022 को खार्किव में 9 N210 और 9 N235 क्लस्टर बम्स इसका प्रयोग किया गया। इस बार एक साथ 41 हमले किए गए थे जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और कई सारे जख्मी भी हुए थे। 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और इन क्लस्टर बमों के प्रयोग पर रूस की काफी निंदा भी की गई थी और यह भी कहा गया था कि युद्ध नीति से परे ये मानवता के खिलाफ पूरी तरह से क्लस्टर असॉल्ट है।
अब वहीं गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस जबरदस्त एयर स्ट्राइक में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग भी किया। जनवरी 2023 के बाद ये रूस का सबसे बड़ा हमला था। रूस ने 84 मिसाइलों और ईरानी शाहिद ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया, जिसमें 6 हमले किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी किए गए, जिसे यूक्रेन रोक पाने में नाकाम रहा। शुरू हो गया पुतिन का अब तक का सबसे आक्रामक हमला। यूक्रेन के हर एक हिस्से में बरसने लगी हैं मिसाइल। बखमूत में यूक्रेन कर रहा है दमदार हमले, तो पुतिन ने पूरे यूक्रेन में मिसाइल स्ट्राइक करके बता दिया कि सिर्फ बखमूत नहीं, वो पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। भले ही यूक्रेन के पास जितने भी अमेरिकी और यूरोपीय असलहे हों, फर्क नहीं पड़ता। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि वो जब चाहें यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। गुरुवार को सुबह होने से पहले ही रूस की मिसाइलों ने पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया। कीव, लीव, जतोमर, खार्किव, ओदेसा, निप्रो, किव्रोयरोड, जापोरेजिया और मिकोलाइव में जबरदस्त हमलों को अंजाम दिया गया। हमले के लिए न सिर्फ 84 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि ईरान के शाहिद ड्रोन और रूस की कातिलाना हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। पिछले साल पहली बार इंसानी इतिहास में किसी युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया था। 18 मार्च 2022 को पहली बार रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन में एक हथियार के डिपो को उड़ाया था। उसके बाद रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किंजल मिसाइल का कई बार युद्ध में इस्तेमाल किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 18 मार्च 2022 को पहली बार किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को युद्ध में चलाने के बाद 19 मार्च 2022 को, 11 अप्रैल 2022 को, 9 मई 2022, फिर 26 जनवरी 2023 को और उसके बाद गुरुवार को यानी 9 मार्च 2023 को किंजल मिसाइल से अटैक किया गया। पुतिन ने अपने हथियारों का गोदाम खोल दिया है। सबसे आधुनिक मिसाइलों से हमला करने का मतलब है कि अब पुतिन किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहते हैं। और इस ताबड़तोड़ हमले से मॉस्को ने न सिर्फ अपनी बेताबी को जाहिर किया है, बल्कि दुनिया को बताया है कि उनके जखीरे में अभी ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को उन्होंने जमीन, हवा और समंदर से सबसे सटीक हमले को अंजाम देने वाली मिसाइलों से अटैक किया, जिसमें किंजल मिसाइल भी शामिल थी। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 34 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया, 4 ईरानी शाहिद ड्रोन को भी मार गिराया, जबकि 6 किंजल मिसाइलों को रोक नहीं सका। KH-22 एंटी शिप मिसाइल भी रोक नहीं सका। रूस ने S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी दागी। 84 मिसाइलों में से सिर्फ 34 मिसाइलों को यूक्रेन इंटरसेप्ट कर सका, यानी 50 मिसाइलें अपने टारगेट पर हमला करने में कामयाब रही। जाहिर है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं कि ऐसे हमलों को रोक सके, और कहीं ना कहीं क्रेमलिन इसी की जांच करने के लिए गुरुवार को ऐसे हमले किए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल चलाने का मकसद ही यही था कि पुतिन की पलटन को यह पता चल सके कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता कहां-कहां कमजोर है, यानी आने वाले समय में ऐसे हमलों की भरमार लग सकती है। वहीं किंजल और KH-22 मिसाइल से हमला करने का मकसद ये हो सकता है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, पूर्वी यूक्रेन से पीछे हट जाएं, नहीं तो अमेरिकी हथियारों का जखीरा भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अब किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जाएगा तो यूक्रेन इसे रोक भी नहीं पाएगा, यानी कीव में ज़ेलेंस्की का महल भी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया में रूस इकलौता देश है जिसने युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया है, और दुनिया में किसी और देश ने आधिकारिक तौर पर दावा नहीं किया है कि उनके पास ऑपरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑपरेशनल यानी कि जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। टेस्ट फायरिंग तो भले ही कुछ देशों ने की है। वैसे तो मॉस्को के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के कई वर्जन्स हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की क्या अहमियत है। आइए आपको बताते हैं। किंजल एरो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल है
जिसे डैगर के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना लगाकर तबाह कर देती है। इस मिसाइल पर करीब 500 किलोटन वजन का परमाणु बम लोड भी किया जा सकता है, यानी पेलोड 500 किलोटन का न्यूक्लियर पेलोड ये कैरी कर सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के वजन से करीब 40 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की रेंज भी करीब 2000 किलोमीटर है, यानी यूरोप में मौजूद नेटो के सभी देश इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। साथ ही यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी कुछ ही मिनटों में यह दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाती है। और इतनी ज्यादा स्पीड पर यह मिसाइल अपने आसपास एक प्लाज्मा क्लाउड बना देती है। प्लाज्मा क्लाउड किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेडार से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को सोख लेता है, तो कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल रेडार पर नजर नहीं आती और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में नाकाम हो जाते हैं। तो इम्पॉसिबल है इस मिसाइल के अटैक को रोक पाना, और ये पुतिन ज़ेलेंस्की को दिखा चुके हैं। अब एक बार आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर पुतिन हाइपरसोनिक ताकत क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल उनके पास ही ऐसी अजय मिसाइलें हैं और इनका दुनिया के किसी भी देश के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, मार्च 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने पेश की अपनी अजय परमाणु मिसाइलें। मार्च 2018 की बात है, मिसाइलें जिन्हें रोका नहीं जा सकता। पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एवनगार्ड, फिर उसके बाद दूसरा हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल जिसे किंजल सिस्टम कहा जाता है। फरवरी 2019 में रूस ने पेश किया एक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, जिसको कि लॉन्च किया गया। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, जिसे पानी के नीचे से, पनडुब्बी से और सतह से, यानी 2 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये तीनों मिसाइलें रूसी फौज में शामिल हैं और एक्टिव भी हैं। आगे बढ़ते हैं। रूस ने कल यूक्रेन में साल 2023 का सबसे बड़ा हमला किया। 84 मिसाइलों से जो हमले हुए, उसके बाद यूक्रेन की मीडिया दावा कर रही है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए बहुत जल्द पश्चिमी मुल्कों से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल देने का ऐलान किया है और यूक्रेन के जवानों की इस मिसाइल सिस्टम पर ट्रेनिंग भी चल रही है। लेकिन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी KH-22 और किंजल हाइपरसोनिक सिस्टम्स को नहीं रोक सकता। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा यूक्रेनी सैनिकों का मानना है, ज़ेलेंस्की का मानना है, क्योंकि इसकी ताकत से दुनिया की सबकी बड़ी से बड़ी सेना भी खौफ खाती है, क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में शामिल है। पेट्रियट मिसाइल की रेंज 150 से 190 किलोमीटर तक है, मतलब ये इतनी दूरी तक आसमान में देख सकता है, खतरे को पहचान सकता है और उसे ध्वस्त या नष्ट भी कर सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका समेत 14 देशों की सेनाओं के पास है। पेट्रियट के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। पेट्रियट एक साथ 64 मिसाइलें दाग सकती है। इनकी ताकत और खासियत वाले एक पेट्रियट बैटरी की कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए है। लेकिन यह भी, जैसा मैंने कहा, KH-22 और किंजल हाइपरसोनिक सिस्टम के सामने पस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। युद्ध की खबरों में एक और इजाफा। ज़ेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूस इस तरह से यूक्रेन को रौंद डालेगा। यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों ने भरोसा दिया था, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पुतिन का कहना है कौन कहां किसके साथ है। रूस यूक्रेन का एक भी इलाका नहीं जीत पाएगा, नेटो ताकतों ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेटो की जबरदस्त ताकत के बावजूद, इतनी सैन्य मदद, आर्थिक मदद के बावजूद रूस ने यूक्रेन से बखमूत छीन लिया है।
क्या बखमूत में यूक्रेन की जबरदस्त हार नाटो की अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावा क्यों कर रहे हैं? बखमूत में रूस की जीत ने अमेरिका और नाटो के सामने बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में 54 लाख सैनिकों से बनी नाटो की फौज को पुतिन के रूस ने बखमूत में धूल चटा दी है? क्या 45 साल के जिद्दी ज़ेलेंस्की और 80 साल के राष्ट्रपति बाइडेन की सारी होशियारी और धमकियों पर 70 साल के पुतिन का सुपर एक्शन भारी साबित हुआ है? आखिर नाटो और पश्चिमी देशों से 9 लाख करोड़ के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस से सोलेदार और बखमूत कैसे हार गया? बखमूत में नाटो की हार। यूक्रेन के बखमूत में रूस की दूसरी बड़ी जीत लगभग हो चुकी है। सोलेदार के बाद बखमूत पर यूक्रेन की फौज ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के 4 महीने के अंदर बखमूत को यूक्रेन से छीन लेने का दावा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के 20 से 25 हजार सैनिक नाटो के भारी और खतरनाक हथियारों के बावजूद पुतिन के तूफान को रोक नहीं पाए। ये वही बखमूत है जहां नाटो के एडवांस हथियारों के दम पर महज 30 फीट के फैसले पर 1000 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये वही बखमूत है जहां रूसी सैनिक का जीवन काल सिर्फ 4 घंटे का रह गया। यानी बखमूत में जो भी रूसी सैनिक जंग कर रहा है वो मुश्किल से 4 घंटे में ही बखमूत की जंग में मारा जा रहा था। 30 देशों से बने नाटो की मदद से यूक्रेन ने बखमूत को रूसी सैनिकों का कब्रिस्तान बना डाला। लेकिन देखिए, जंग के आखिरी एक दिन में 1600 रूसी सैनिकों के मारे जाने के बावजूद पुतिन का रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत नाटो के 30 देशों पर भारी साबित हुआ। आज हालात ये हो गए हैं कि नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग को कहना पड़ा है कि रूस को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। बखमूत पर रूस कब्जा कर सकता है। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना की जबरदस्त पकड़ हो चुकी है। रूस के कमांडरों का दावा है कि बखमूत के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह से रूस के सैनिकों का कब्जा है। नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने बखमूत में चल रही जंग पर बड़ा बयान दिया है। नाटो